धन्यवाद माननीय इंद्रेश जी, मजहर भाई जो भी लगता है कारणवासी रह रहे हैं, पुराने सहपाठी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रह चुके हैं हम लोग, आज कुलपति हैं, जनरल सिंह, हम लोग सबके प्रेरणा जो देते रहे हैं, गोलोक बिहारी राय जी, हमारे पुराने वाइस चांसलर, बाकी लोग भी। मुझे सभा एक अध्यक्षता करनी थी, अध्यक्षता के पहले ही आपने मुझे वक्ता बना दिया, तो ये सौभाग्य है मेरा। और आज का जो विषय है दक्षिण पूर्व एशिया में किस तरह की हमारी भारत से संबंध, ये हमारी एक बड़ी विडंबना रही। और बहुत दिनों तक जो शोध कार्य करने वाले से लेकर बाकी सबके बीच भी कभी इतना अंतरंग संबंध रहा, मजबूत संबंध रहा, यह भी जानकारी नहीं थी। हमें याद दिलाया किसने, तो हमें फ्रांसीसियों ने दिया, फ्रेंच के लोगों ने याद दिलाया, डच लोगों ने याद दिलाया, जब उन्होंने पुस्तकें लिखी। और पुस्तकों में थोड़ा सा जो कहते हैं कि परेशान करने वाले शब्द का इस्तेमाल किया गया कि वो संस्कृति से अवगत नहीं थे, कि हमारे जो संबंध थे कितने अंतरंग थे। तो बड़ा ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, इंडराइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और बाद में जो हमारे जिसे कहते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस भी आए, आरसी मजूमदार से लेके बाकी लोग भी, उन लोगों ने भी लगता है कि उसी परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और कहा कि साउथ ईस्ट एशिया जो था सो भारत का एक कॉलोनी था, उपनिवेश था, जो कि ऐसी बात नहीं थी। और जो आज का विषय जब हम लोग उठाए हैं और जब हम उसकी सुरक्षा की बात करने जा रहे हैं, तो उस अंतरंगता से किस तरह की सुरक्षा हुई थी उस पर थोड़ा और ध्यान देने की बात है। और बाद में लोगों ने स्पष्टीकरण किया था 1936-37 के समय में, उसमें बहुत सारी पुस्तकें आई, लेकिन जो ही हमारी आज़ादी आई वो एक तरह से राष्ट्रवादी जो इतिहास था, इतिहास किस तरह से एशिया में लोग गए थे वो फिर से हम भूलने लग गए और एक जो एक वामपंथी नैरेटिव जिसका बात की गई, उस नैरेटिव में फिर से आ गई बात कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। एक इस्लामीकरण का भी दौर आया और जिसमें कि भारत से जितने भी एक संबंध थे उन्हें और जितने भी दस्तावेज थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। और जो शोध कर रहे थे व्यक्ति, अब उन्होंने पाया कि कई सारे दस्तावेज ब्रिटेन के नेशनल म्यूजियम में, आर्काइव्स में ले जाए गए हैं, लेकिन वहाँ प्रदर्शित भी ठीक से नहीं किया गया है। उन्हें कहीं उठा के फेंक दिया गया है, कोने में रख दिया गया। अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं और बहुत ही आप मेहनत करेंगे तब जाके उस दस्तावेज से आपको अवगत किया जा सकता है। उसमें कहीं तो नष्ट भी हो चुके हैं आज के दिन में। तो लेकिन धीरे धीरे जो हमारा प्रयास हो रहा है कि उन सारे पांडुलिपियों को, दस्तावेजों को किस तरह से एकत्रित फिर से किया जाए। और भी भारत ने एक शुरुआत की है मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के रूप में, और उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो विभिन्न भाषाओं में लिखी होंगी और जिसे कहीं चंपा से लेकर आप बहुत बार नाम से जानते हैं, आज के दिनों नाम भी विलुप्त होते चले गए हैं, उन सब में जाकर कब होगा बता दीजिएगा, उसे बंद करूँगा, ये इशारा कर दीजिए उससे बता देंगे। तो उस समय का विलुप्त, जो उस समय कई जगहों पर जो पड़ी हुई है पांडुलिपियाँ अलग अलग भाषा में लिखी हुई है, उन सब का भी धीरे धीरे हमें लाना होगा। अभी देखिए एक बड़ा यूरोप के साथ हमारे कैसे संबंध हो, ये जाके हमें इंडोनेशिया और मलेशिया के ग्रंथों से मिला है। और इस तरह उसमें ये भी क्या जटिलताएं थी कि उसमें किस पट पर आपने लिखा है, क्या आपको ताम्र पत्र पर लिखा है तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस, एक अलग दिखाता है कि क्या आपके उस समय आपका वो किस संभावनाओं से उस समय की संभावना, उस समय का क्या उसका महत्व रहा है, इन सारी कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है। अभी देखिए जब बाद में हमारे कुछ जब लेख लिखे गए भारतीय पांडुलिपियों पर संस्कृत का अध्ययन करके, और जब ये अंग्रेजी की बात हम कर रहे हैं, माननीय इंद्रेश जी ने बात की कि जो अंग्रेजी बिना बोले नहीं हो सकता है, देखिए हिंदी में भी जब लिखा गया बाद में, और मोती चंद्र जी ने जो पुस्तक लिखी थी सार्थवाह कर कि भारत का
क्या पथिक पथ था उसमें, व्यापार का पथ, उसमें उन्होंने कई सारे चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। आज हमें फिर से उन्हें रिविजिट करना होगा, अपने भाषाओं में जाना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई थी कि किस तरह से, वैसे तो सुरक्षा अध्ययन के क्षेत्र से आता हूँ तो मैं थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, देख दूँ तो उसमें यह था कि जब नाविक जा रहे थे, सारथवाह एक तरह से व्यक्ति हुआ करता था, और जो व्यक्ति था अपने साथ व्यापारियों को ले जाता था, और सारे व्यापारी बड़े ही, जिसे आज की भाषा में बोलते हैं एडवेंचरस, वो एडवेंचरस थे। कहते हैं कि उनके पास द्रव्य है, उनके पास प्रोडक्ट्स है, और उसे कैसे बाहर ले जाके ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो जब साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि स्वर्ण भूमि, जब भी आप जाएंगे वहां पर, थाईलैंड की जो एयरपोर्ट है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के नाम से जानी जाती है, तो उस पूरे क्षेत्र को स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता था कि उस केवल थाईलैंड ही नहीं, उसके आगे भी स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता। वहीं से सोना आता था, व्यापार आते थे। जब व्यापार आएगा, सोना आएगा, तो जिसे डाकू हो गए, दस्यु, जिसे समुद्र दस्यु के नाम से जाना जाता है, तो वो समुद्र दस्यु किस तरह से परास्त कर लोगों को तंग करते थे, अपने व्यापारियों को। तो पहले तो जो सारथवाह का एक कर्तव्य था कि वो सुरक्षा के बारे में एक ग्रंथ रखे, और वह नेतृत्व प्रदान करता था। बाकी सारे जितने भी वहां के व्यापारी जा रहे हैं उन्हें कन्विंस करना रहता था, देखिए कि आप हम पर क्यों भरोसा करेंगे, तो आप तभी भरोसा करेंगे जब हमारे पास आपको ठोस एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपको वहां तक सुरक्षा दूंगा, आपके जितने भी सामान है उन सब कहीं भी नुकसान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से उनके ऊपर आया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जिसे कि आज के दिन में वेस्टर्न स्कॉलर्स मानते हैं कि फिर ये जो इंडिविजुअल ग्रुप सिक्योरिटी से एक इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लोग बात करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस शुरू की गई। हुआ कि भाई देखिए, एक व्यापारियों का समूह और उसका नेता ही क्या सक्षम हो सकता है, या इसकी एक नीति, जो अभी बात की गई कि नीति, इसकी नीति कैसे निर्धारित की जाए। तो इसी निर्धारित नीति को निर्धारित करने के लिए बाकी जो भी राष्ट्र वहां पर थे, उन सारे राष्ट्रों से फिर बातचीत की गई कि चलिए अब हम सब मिलकर इसको एक दस्यु के जो स्वरूप रूप हो या कोई भी हो, उसका हम कैसे सामना कर सकते हैं। तो आज के दिन में पाश्चात्य इतिहासकार भी मानते हैं इस बात को, अब लिखना उन्होंने शुरू किया है कि भारत ने इन्हें एक स्टेट क्राफ्ट दिया। कई बार होती थी बातें, जो हमारे यहाँ भी अभी भी परंपरा है कि एक जो हम लोग के वाचाल परंपरा बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारे ज्ञान भी है। उस ज्ञानों को तो हमने ताड़पत्रों में लिखा, कई पत्रों में लिखा भी, फिर कई बिना लिखे रह गए। तो पहले जब कभी कभी दान दिया जाता था, तो उस समय इन तरह के दान दिए जाते थे कि बाद में जब अगर लिखने की समस्या न आए और आपके पास ऑलरेडी पत्र रहे, तो ये भी दान का एक स्वरूप होता था। तो इस तरह से एक लेखन परंपरा, ऐसा नहीं था कि भारत इससे अवगत नहीं था कि इसकी एक आवश्यकता है। तो उसी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से लेकर मंदिरों को उधर दान भी किया, जिससे कि आप इसे लिखें। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जो ओरल ट्रेडिशन, जिसे हम कहते हैं मौखिक परंपरा, से एक लैखिक परंपरा भी शुरुआत हुई। और वो कुछ लैखिक परंपरा, जैसे रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उसका अभी भी हमारे पास कई मिल जाते हैं कि उन कहीं से मिला है, जिसके बारे में बात की कि उन सबको उठाना है। लेकिन बहुत उन्होंने माना है कि भारत ने ही उन्हें मौखिक परंपरा से हटाकर एक आवश्यकता लिखने की हो, ये सिखाया। तो ये जो हमें कई बार अपने आप को हम लोग सेल्फ कंडेम जो कहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म का हम लोग का जो आभास रहता है, बोध रहता है, उसमें आप बताएं लोगों कि भाई हमारी तो कोई परंपरा ही नहीं रही थी, हमने इसीलिए ज्ञान बस कहीं सीमित रह गई। तो उस समय हमने उन्हें ज्ञान भी दिया कि एक परंपरा आगे बढ़ सकती है, और लिखने के साथ आपका एक ज़्यादा ठोस रहेगा, ज़्यादा आगे तक बढ़ सकता है। एक तो हमने यह बात साउथ ईस्ट एशिया में, अब नहीं कहे कि हम नहीं सीखे, कहीं हम उस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए कि हमने ही साउथ ईस्ट एशिया को सिखाया। जब हम आपस में जब संबंध बनता है तो कुछ उनको वो हमसे सीखते हैं, कुछ हमसे सीखते हैं, जिसे हम आज की भाषा में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। तो हम अपने अनुभवों को साझा किए, और जब अगर पाश्चात्य जगत के आप हम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि
इंडिया ने उन्हें स्टेट क्राफ्ट सिखाया, क्योंकि इंडिया वॉज रिच कल्चरली। इंडिया के पास अपना संस्कृत के कई उस समय तक काफ़ी आगे बात बढ़ चुकी थी और वहाँ पर थी नहीं। तो इसलिए एक स्टेट क्राफ्ट का भी भारत ने काफ़ी उनको सिखाया कैसे कैसे करना चाहिए, और उसमें भारत काफ़ी हद तक काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो एक यार आज के दिन में हम पाते हैं कि अभी जो हम कई शब्दों का जब इस्तेमाल इंडोनेशिया गरुड़ से लेकर कई बात करते हैं, तो अभी भी जो समय के हमारे संबंध थे आज भी उनकी भाषाओं में वो व्याप्त हैं। तो ये भाषाओं में व्याप्त होने के बाद चूंकि उस समय की सांस्कृतिक हमारी समझ थी तो अभी भी है। तो इस बात को भी हम अगर ध्यान ज़्यादा गहरा करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह की बातें आते चली जाती है। दूसरी बात जो कभी कभी एक कही जाती है, क्या चोला साम्राज्य के समय से ही ये हम दोनों का संबंध आगे बढ़ा था? क्या केवल नेवल एक्सपेडिशन के चलते ही भारत साउथ ईस्ट एशिया का संबंध बढ़ा था? ऐसा भी नहीं था। समुद्रगुप्त के समय भी बात आगे बढ़ी थी, लैंड रूट भी था, दोनों रूट्स खुले रहे हुए थे। एक तो जो जमीन से हम लोग थाईलैंड म्यांमार तक के आगे बात करते थे, एक दूसरा रूट जो हमने खोल रखा था वो समुद्र से खोला था। तो दोनों रूट्स के माध्यम से हर तरह की बातें होती थी, संस्कृति से लेकर और बाकी सभी जो व्यापार से लेकर हर एक तरह के संबंध हम दोनों के बीच में बने हुए थे। तो इन सारे बने हुए संबंध को अब आज के दिन में हम कितने हद तक मजबूत कर सकते हैं, कितने हद तक आगे ले जा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब ने बात की थी कि साउथ ईस्ट एशिया का हमने अपना किस तरह से एक संबंध आगे आसियान से लेके इंडो पैसिफिक, अब मॉडर्न समय में भी उसमें हम बात करना शुरू कर दिए हैं। मुझे याद है कि जब मैं अपनी नौकरी की शुरुआत किया था उस समय नरसिम्हा राव जी ने जो जिसे कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी। तो उस समय भी जनरली लोग क्लूलेस थे, ये लुक ईस्ट क्यों होता है, जिससे ज़्यादातर हम लोग लुक वेस्ट देखते हैं, पाश्चात्य जगत की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों इस तरह की नीति अब सरकार वो अपना रही है? तो उस नीति तो थोड़े देर तक क्लूलेस थे। हमें याद है कि एक मलेशिया के एक व्यक्ति जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि आप तो अपने क्षेत्र को तो सुधारें, बाकी लोग मलेशिया का सार्ट को उठाए। तो उस समय के सुब्रमण्यम जो कि जयशंकर जी के पिता थे, उन्होंने कहा था कि देखो भारत को इस तरह से डिसमिस मत किया करो, भारत का साइज जो है वो हर एक जगह पहुंचता है, इसलिए हम इंडो पैसिफिक में भी रहेंगे। लेकिन बाद के दिनों में यह खास करके रिवील हुआ कि नरसिम्हा राव जो अच्छे खासे संस्कृत के विद्वान भी थे, प्राचीन साहित्य से लेकर सबके विद्वान थे, उन्होंने इस बात को माना कि एक सांस्कृतिक जो भी बात हुई थी कल्चरल और किस तरह से जियो कल्चर जियो पॉलिटिक्स सारे चीज़ों को जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए उनके दिमाग में केवल जियो पॉलिटिक्स ही नहीं था, उनमें जियो इकोनॉमिक्स से जियो कल्चर भी था, और इसीलिए आगे बढ़ा। और इस बात को जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट में किया, तो मैं फिर से शुभकामना देता हूँ, फिर तो आऊँगा अध्यक्षता के लिए। धन्यवाद।